प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र होने के और भी मैकेनिज़म्स हैं। हमने 4 मैकेनिज़्म डिस्कस किए थे। उसके बाद हमारे पास 3 और मैकेनिज़म्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले ये है कि जब पार्चुरेशन होती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, तो जो हमारे पास कंप्लीट जो सैक है उसके अंदर ब्रेक्स या होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, हम कह सकते हैं, और उसमें से रेड ब्लड सेल, जो फीटल रेड ब्लड सेल है, वहाँ से निकल के मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, स्मॉल डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ से आरबीसी निकल के चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड ये है कि सेल प्लेसेंटा से खुद अपनी मर्ज़ी से गुजर के, अपनी पावर से गुजर के चल जाएँ। पहले केस में वो मतलब होल था तो वो जा रहे थे, रास्ते में होल आया तो वो अंदर से गुजर के चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर है कि वो अपनी मर्ज़ी से गुजर के जाएँ। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि मदर के जो सेल है ना, हमारे पास ल्यूकोसाइट्स, अगर बेबी के अंदर कोई भी फॉरेन इन्वेडर आ गया तो उसको हेल्प मदर ने ही करनी है अभी। तो जैसे हमारे पास सिम्फाइलिस के लिए ट्रिपोनिमा पैलिडम आया करता है। ठीक है, तो उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है तो वो मैटरनल ल्यूकोसाइट्स ने आके करना है। उसके बाद हमारे पास तीसरा मैकेनिज़्म आ जाता है, कुछ बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ जो होते हैं वो भी क्रॉस कर लेते हैं वहाँ पर रिलेशंस, यानी छाले टाइप से प्रोड्यूस, छाले किस मतलब टाइप ऑफ छाले प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो उधर से प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो जाते हैं। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे की। अच्छा, उसके बाद जो अगला क्लिनिकल हमारा रहता था वो था हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूनेट, ये वही है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिसिस। अच्छा, रिवाइज कर लेते हैं। खैर, हम आर एच जो है ना पॉजिटिव फीटस है, आर एच नेगेटिव मदर है। ठीक है, अब क्या होगा, आर एच नेगेटिव मदर जो है, आर एच नेगेटिव के पास टेंडेंसी होती है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करा सके जैसे ही वो एक्सपोज होगी एंटीजन से। आर एच पॉजिटिव के पास एंटीजन्स होती हैं। मदर और फीटल ब्लड का जैसे ही कांटेक्ट हुआ, थोड़ा सा या मतलब ब्रेक हुई है, माइक्रोस्कोपिक ब्रेक्स भी आए हैं तो मदर ने एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ फीटस के ब्लड को डिस्ट्रॉय करेंगी, वो उसको एनीमिया हो जाएगा, उसके आरबीसी मरते जा रहे हैं, उसे जॉन्डिस हो जाएगा। अब नियोनेटल या फीटल एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिसिस हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उसी वक्त बेबी की डेथ हो सकती है या अर्ली डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हम इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के अंदर या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर या इंट्रावेनस जो है ना आर एच नेगेटिव ब्लड दे देते हैं बेबी को, कि अब उसका ब्लड हमें ट्रांसफ्यूजन की तरफ हम लेके जा रहे हैं कि आर एच नेगेटिव बर्थ के बाद भी हम देते रहते हैं कि उसका ब्लड ही हम आर एच नेगेटिव कर देते हैं। उनके पॉजिटिव तो वो तो खुद ही वो डिस्ट्रक्ट करा रहे हैं, एक पूरा सिस्टम पॉजिटिव को डिस्ट्रक्ट कराने के लिए मौजूद है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब आजकल ये डिज़ीज़ बहुत अनकॉमन है, मतलब बहुत तो नहीं बस अनकॉमन है। आर एच डी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो हम मदर को देते हैं, इससे इस डिज़ीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी फीटल एनीमिया और हाइपर बिलिरुबिnemia वगैरह के चांस वगैरह फिर भी अकर करते हैं। ठीक है, और ये इसलिए होते हैं क्योंकि माइनर जो एंटीजन, जैसे हमने कहा कि एंटीजन जो ब्लड के कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं। तो जैसे हमारे पास केल और डफी ग्रुप जो होते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जैसे हमारे पास लेंड स्टीनर का ब्लड ग्रुप सिस्टम हम नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं, तो इन ब्लड ग्रुप सिस्टम के अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप है तो फिर भी रिएक्शन और एग्लूटिनेशन थोड़ी बहुत होती है और एनीमिया और हाइपर बिलिरुबिnemia वगैरह हो सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल की बात करते हैं, प्री एक्लेम्सिया, जो कि एक्लेम्सिया के कॉज बनता है। प्री एक्लेम्सिया में बीपी रेज होता है और सारे मतलब ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, जैसे लिवर और किडनी आ जाता है। इसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। प्री एक्लेम्सिया 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन में यूजुअली अकर होता है। ठीक है, इसमें जो है मदर को हाइपरटेंशन हो जाती है, एडीमा हो जाता है, प्रोटीनूरिया हो जाता है, यानी प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन द यूरिन। उसके बाद हमारे पास एक्लेम्सिया जो होती है, बेसिकली इस कंडीशन की पहले से प्रीवियस स्टेट को हम प्री एक्लेम्सिया कह रहे होते हैं। ये जब कंडीशन होती है इसमें बेसिकली कन्वलियंस होते हैं मदर को। ठीक है, सीजर्स यानी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो रही होती है ब्रेन में। ठीक है, इसका जो कॉज है वो कम्प्लीटली नहीं पता, लेकिन यही है कि मल्टीफैक्टोरियल कॉज है, जेनेटिक भी हो सकता है, और इसके अलावा पैथोलॉजी है कि जो प्लेसेंटा है वो सही से काम नहीं कर रहा। ठीक है, और इसके अलावा यूटेराइन एंजियोजेनेसिस हो रही है। हमारे पास जो है प्लेसेंटा की जो सारी सर्कुलेशन है वो सही नहीं हो रही। सिक प्लेसेंटा टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है जो कि मदर को जाके अटैक करते हैं। इसमें उन्होंने मॉलिक्यूल्स के नाम बताए हैं 2-3, ठीक है, जो कि फिर इस तरह जाके मदर को अटैक करते हैं और इस डिज़ीज़ में पाए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे पास बताया हुआ है कि ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन में जो है
और प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में कौन सा वो रोल प्ले करता है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ये भी हाई ब्लड प्रेशर और एडीमा कराने में इसका रोल होता है। और आखिर में उन्होंने बताया हुआ है कि जब ये कंडीशन हो जाती है तो इसके बाद डिफरेंट तरह की मतलब पैथोलॉजीज अकर हो सकती हैं कि फीटल मैल न्यूट्रिशन हो सकती है, उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो सकती है, मिसकैरेज या फीटल डेथ भी हो सकती है इस केस में। टॉपिक से हमारे पास कि प्लेसेंटा का एडल्ट डिजीज़ से क्या ताल्लुक होता है। प्लेसेंटा जो होता है, ठीक है, अगर प्लेसेंटल डिसफंक्शन में ये हमारे पास प्री एक्लेम्सिया हो गया है या हमारे पास फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की कंडीशन डेवलप हो गई है, तो इसका मतलब है कि वो जब बेबी एडल्ट होगा तो उसमें डिफरेंट डिजीज़ प्रेजेंट होंगी। जैसे हम कहते हैं कि लो बर्थ वेट है अगर उसका, तो ये चांस है कि उसको CVS की कोई डिज़ीज़ हो जाए, उसे डायबिटीज़ 2 मेलाइटिस डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा अगर लो बर्थ वेट था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उसने वेट गेन कर लिया, तो इसका मतलब है कि अब डिफरेंट डिजीज़ का रिस्क हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटल डिसफंक्शन की ही वजह से चाइल्ड ओबेसिटी काफ़ी केसेस में देखी गई है। इसके बाद यूटेराइन ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ जाती है। अच्छा, यूट्रस जो होता है वो पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होता है तो उसकी जगह भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उसका वेट जो बेयर करना है वो उसने इंक्रीज़ करना होता है और उसकी वॉल थिन हो रही होती है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वो पेल्विस से थोड़ा सा बाहर निकल रहा होता है, एक्सटेंड्स आउट ऑफ द पेल्विस। एक 20th वीक तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गया, 20th वीक तक अम्बलाइकस के लेवल पे वो आ जाता है, ठीक है। और 28 थे 30th वीक तक वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में पहुंच चुका होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन ज़िफॉइड प्रोसेस और स्टर्नम ज़िफॉइड प्रोसेस जो है स्टर्नम को और अम्बलाइकस के दरमियान वाला रीजन होता है। मतलब ये है हमारे पास स्टर्नम, तो ये ऊपर वाले को हम मैन्यूब्रियम कहते हैं, तो ये नीचे वाला प्रोसेस ज़िफॉइड प्रोसेस होता है। और नीचे जो नेवल होती है इसको हम कहते हैं अम्बलाइकस, ठीक है। तो इसके दरमियान वाला जो रीजन होता है ये हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि हाइपरट्रॉफी जो होती है, अब ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ये हो कैसे रहा है, ठीक है। दो तरह से इंक्रीज़ हो सकता है। हम कहते हैं कि यह हाइपरट्रॉफी हो रही है मसल्स की, ठीक है, एनलार्जमेंट हो रही है मसल। इसके अलावा न्यू मसल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, न्यू मसल फाइबर्स की भी डेवलपमेंट हो रही होती है पार्टली, और जो है हाइपरट्रॉफी भी हो रही होती है मसल्स की। अच्छा, अब हमारे पास जो है सारा पार्चुरेशन का, उसके बाद लेबर आ जाती है। तो इसमें उन्होंने हमारे पास जो बात डिस्कस की हुई है वो है कि सबसे पहले उन्होंने पार्चुरेशन और लेबर की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। पार्चुरेशन में उन्होंने कहा हुआ है 3 चीज़ें हैं जो निकल के बाहर आ रही हैं, ठीक है। एक हमारे पास है प्लेसेंटा, दूसरा है फीटस, और तीसरा जो हमारे पास आ रहा है वो है फीटल मेम्ब्रेन्स। ये सारे एक्सपेल हो जाती हैं मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से और इसे हम पार्चुरेशन कह रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है हमारे पास, वो उन्होंने हमें दी हुई है डेफिनेशन ऑफ लेबर में वो ये कह रहे हैं कि सारी जो डायलेशन होगी सर्विक्स की यूट्राइन कंट्रैक्शन के रिज़ल्ट में होगी, और इसको इन यूट्राइन कंट्रैक्शंस को वो लेबर कह रहे हैं। फीटस सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लेसेंटा बाहर आ गया, ठीक हो गया। अब डिफरेंट फैक्टर्स जो है ना वो लेबर को इंड्यूस करा रहे होते हैं, लेबर इस तरह खुद से नहीं हो रही। तो इसमें सबसे पहले फैक्टर जो जिसका उन्होंने नाम लिया हुआ है वो है हमारे पास रिलैक्सिन, ठीक है। रिलैक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, 2 चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा, ठीक है। रिलैक्सिन प्रोड्यूस कर रही है, रिलैक्सिन लेबर करवा रही है, और लेबर के बाद हमारे पास पार्चुरेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसके अलावा कैस्केड ऑफ रिएक्शन है जो कि लेबर करवा रहा होता है, ठीक है। उस कैस्केड ऑफ रिएक्शन में हमारे पास हम वो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा कैस्केड है ना, ये हमने यहाँ से पढ़ना है, मतलब जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं जिसको, तो यहाँ पे अब आई होप नज़र आ रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले फीटल हाइपोथैलेमस, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ फीटस लिखा हुआ है, यहाँ पर फीटल हाइपोथैलेमस जो है ना उधर से हमारे पास रिलीज़ होता है कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ होता है, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट हो गया, यानी हाइपोफाइसिस जिसे हम कहते हैं, हाइपोफाइसिस जब स्टिमुलेट हो गया तो उसने हमारे पास एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, इसको इसने स्टिमुलेट करना है, ठीक है। ACTH ने कॉर्टिकोस्टेरोल, ठीक है, कॉर्टिसोल, ठीक है। अच्छा, कॉर्टिसोल जो है उसकी इसने करा लेनी है। फॉर एग्जांपल ये समझो यहाँ पर कॉर्टिसोल है जहाँ पर मैंने मार्क किया, ठीक है। कॉर्टिसोल जो होगा उसकी सिक्रीशन हो गई, कॉर्टिसोल की सिक्रीशन भला कहाँ से हुई है,
हमारे पास, मैं एक बार रिवाइज़ कर दूँगी बाद में, ठीक है। अच्छा, कॉर्टिसोल की सिक्रीशन हमारे पास हुई है एड्रीनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल की सिक्रीशन हुई है, ठीक है। अब इस कॉर्टिसोल ने हमारे पास एस्ट्रोजन बनाना है। एस्ट्रोजन जो है हमारे पास जाकर फिर वो यूट्राइन कंट्रैक्शन में रोल प्ले कर रहा होता है। एक ये हो गई सारी कहानी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कहानी अब ये है कि हमारे पास जो ऑक्सीटोसिन है ना, वो खुद ही प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इनकी सेक्रेशन को प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। और ये भी यूट्राइन कंट्रैक्शन करा रही होती हैं, ठीक है। यानी पॉजिटिव फीडबैक हमने पढ़ा है फिजियो में कि ये यूट्राइन कंट्रैक्शन लेबर वगैरह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। अच्छा, एक और मैकेनिज्म उन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि एस्ट्रोजन जो सेक्स हार्मोन है, अब ये किस तरह यहाँ पर एस्ट्रोजन है, ठीक है, ये किस तरह यूट्राइन कंट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि मैं थोड़ा सा जगह बना लूँ, 1 मिनट। अच्छा, यूट्राइन कंट्रैक्शंस में रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली स्टिमुलेट करती है दो चीज़ों का, दो चीज़ों को रिलीज़ को स्टिमुलेट करती है। एक हमारे पास ऑक्सीटोसिन आ जाता है और एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाता है। दोनों चीज़ें का रिलीज़ एस्ट्रोजन स्टिमुलेट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा हमने जब शीप्स वगैरह में स्टडी की तो हमें पता लगा कि ये सारी बात होगी हार्मोन्स वाली। हमें पता लगा कि सारी जो है ना फीटस के कंट्रोल में होता है कि कितनी ड्यूरेशन होगी हमारे पास बर्थ की, प्रोसेस ऑफ बर्थ कैसा होगा, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी और प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी होगी, ये ठीक है। अब एक बार मैं वो रिवाइज़ करती हूँ कि सारा जो कैस्केड है जो कि शायद कन्फ्यूजिंग हो। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले था फीटल हाइपोथैलेमस। फीटल हाइपोथैलेमस में हमारे पास वहाँ से रिलीज़ होता है CRF, ठीक है। फीटल हाइपोथैलेमस से हमारे पास रिलीज़ होता है CRF। ये है हाइपोथैलेमस फीटस का, ठीक है। ये रिलीज़ करता है CRF, ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि जाके स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, यानी हाइपोफाइसिस को, ठीक है, जो कि क्या करता है एड्रीनो ACTH को स्टिमुलेट करा देते हैं। ACTH क्या करता है कॉर्टिसोल को स्टिमुलेट कराता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। कॉर्टिसोल को स्टिमुलेट कराता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिसोल जो है इसने ना उधर जाके उधर से निकला है, ये रुको गलत हो गया, ये उधर से निकला है, ठीक है, ये पूरा कि उधर से निकला है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसने जो है कॉर्टिकोसोल इसने जाके क्या कराना है, इसने एस्ट्रोजन को रिलीज़ कराना है। एस्ट्रोजन रिलीज़ हो गया तो एस्ट्रोजन को हमने देखा है कि एस्ट्रोजन ने फिर आगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कराना है, और एस्ट्रोजन जो डायरेक्ट है वो भी हमारे पास यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। और एस्ट्रोजन बनती किससे है? अच्छा, हमने दो चीज़ें पढ़ ली। हमने कहा कि जो कॉर्टिकोसोल है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से आ रहा है। दूसरी हम बात पढ़ेंगे एस्ट्रोजन कहाँ से आ रही है। एस्ट्रोजन जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास काफ़ी जगहों से प्रोड्यूस हो रही है। एड्रिनल कॉर्टेक्स भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करा रहा है। हमारे पास ओवरीज, प्लेसेंटा भी ये प्रोड्यूस करा रहे होती हैं। हमारे पास टेस्टीज़ भी ये प्रोड्यूस करवा रहा होता है, ठीक है। ये सब कुछ ये सारी चीज़ें एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करा रही होती हैं। आई होप हमारे पास स्टेजेस ऑफ लेबर आ जाती हैं। स्टेजेस ऑफ लेबर हमारे पास हैं 3, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहली स्टेज है डायलेशन, फिर है एक्सपल्यन और तीसरी है प्लेसेंटल स्टेज। डायलेशन स्टेज में डायलेशन ऑफ द सर्विक्स होती है, ठीक है, और रेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शंस आ रही होती हैं। और ये जो कंट्रैक्शन है ये 10 मिनट से कम वक्फे के बाद एक कंट्रैक्टिंग वेव आई, फिर 10 मिनट से कम वक्फे के बाद ही दूसरी कंट्रैक्टिंग वेव आ जाती है। अब इसका जो पहला स्टेज है ये कितनी देर तक रहेगा, ये डिपेंड करता है कि मदर पहली बार कंसीव करी है, दूसरी बार या मतलब मल्टीपल टाइम्स यानी पहले 1-2 बार कंसीव कर चुकी है या उसका फ़र्स्ट टाइम है। अगर फ़र्स्ट टाइम है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो हम इसे प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं। लेकिन अगर हैविंग अ बेबी प्रीवियसली तो हम उसे मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। प्रीमी ग्रेविडा में ये जो होती है 12 आवर्स होती है, लेकिन अगर मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो इट्स अबाउट 7 आवर्स, ये डायलेशन की स्टेज। उसके बाद दूसरी स्टेज है एक्सपल्यन की। एक्सपल्यन वाली जो स्टेज होती है ये बिगन हो जाती है जब कम्प्लीटली डायलेशन हो गई है, ठीक है, और जब डिलीवरी हो जाती है तो फिर एक्सपल्यन की स्टेज ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इस स्टेज में ये होता है कि सर्विक्स
से अब फीटस यूट्रस में था, यूट्रस से सर्विक्स में आएगा, सर्विक्स से वजाइना में आएगा और फिर उसने वहाँ से एक्सपलियन हो जानी है उसकी, ठीक है। जैसे ही वो आउटसाइड द मदर आता है तो हम उसे नियोनेट कह रही होती हैं, ठीक है। तो ये एक्सपलियन स्टेज में ये काम हो रहा होता है। अब उसके ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो प्रीमी ग्रेविडा में इसका टाइम 50 मिनट्स, जबकि मल्टी ग्रेविडा में 20 मिनट्स इसका टाइम है, ठीक है। थर्ड स्टेज हमारे पास प्लेसेंटल स्टेज आ जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जैसे ही फीटस बॉर्न हो जाता है तो प्लेसेंटल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि आफ्टर बर्थ में रिलीज़ होना होता है, ठीक है। और 15 मिनट्स होती है 90% प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर 60 मिनट तक भी हमें डिलीवरी के बाद आफ्टर बर्थ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि रिटेन्ड प्लेसेंटा है, ठीक है। इट्स डिसऑर्डर है ये। कह रही हैं कि जो ब्लीडिंग किस तरह रुकती है बाद में, ठीक है। जहाँ पर से प्लेसेंटा रिमूव हुआ होता है वो वाली जगह जो होती है वो थोड़ी सी रिट्रैक्ट हुई होती है, ठीक है। वो वाली जगह रिट्रैक्ट ये इस तरह रिट्रैक्ट हो जाती है वहाँ पर, जब क्योंकि वहाँ पर कंट्रैक्शन का इफेक्ट है। अब जैसे ये रिमूव होता है पीछे एक हीमाटोमा, एक ब्लड क्लॉट बन जाता है जो कि सारी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स, जो सारा ये कॉन्सेप्टस था ना उसको उसने बाहर निकालना है, वरना फिर इन्फेक्शन हो जाएगी वहाँ पर अगर वो अंदर रह जाए, ठीक है। तो प्लेसेंटल सारी मेम्ब्रेन्स को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यूट्रस उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि कोई चीज़ बची है तो वो बाहर चली जाए। मायोमेट्रियल कंट्रैक्शंस भी होती हैं स्पायरल आर्टरीज़ की, कि अब ब्लीडिंग, हम ये बात कर रहे थे कि स्पायरल आर्टरीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और उसके बाद फिर ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि अब ब्लीडिंग और नहीं करानी, ब्लीडिंग ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन्स आफ्टर बर्थ आ जाती हैं, ठीक है। कि इनके बर्थ के बाद क्या सिचुएशन होती है। तो हमारे पास जो प्लेसेंटा होती है बड़े शेप होता है, इसका डायमीटर उन्होंने दिया हुआ 15 to 20 सेंटीमीटर, थिकनेस बताया हुआ 2 to 3 सेंटीमीटर, उसके हमें वेट बताया हुआ कि 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द फीटस आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें मार्जिनस की, ठीक है, तो मार्जिनस के साथ वो कंटिन्यूस होती है। ये जो हम बात करें फ़िलहाल प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा इस तरह है हमारे पास, हम उसी डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा अगर यहाँ पर से बर्थ हो भी जाती है तो तब भी प्लेसेंटा जो रप्चर्ड कोरियन और रप्चर्ड एमनियन होगी उसके साथ यहाँ पर से जुड़ा होगा, ठीक है। रप्चर्ड कोरियन और रप्चर्ड एमनियन के साथ प्लेसेंटा यहाँ से तब भी जुड़ा होगा, ठीक है। ये चाहे ये उधर जाता है बर्थ हो जाती है। उसके बाद दीदी उन्होंने बस यही बताया हुआ है कि हमारे पास जो कोरोनिक विलाय होते हैं परसिस्ट करते हैं, सारी जो सर्फेस होती है कोरोनिक सैक की, तो फिर ये हमारे पास ये डिजीज़ की कंडीशन होती है, अनकॉमन अकरेंस होती है, ठीक है। क्रॉनिक विलाय परसिस्ट करते जाएं तो इस किस्म के प्लेसेंटा को हम कहते हैं मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा की जो थिन लेयर होती है वो यूट्रस के लार्ज एरिया कवर कर रही होती है इस केस में। इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट किस्म के प्लेसेंटाज हो सकते हैं डिजीज़ कंडीशन में। हमारे पास एसेसरी प्लेसेंटा हो सकते हैं, बायोडिस्क्वायर्ड प्लेसेंटा हो सकता है, हॉर्सशू प्लेसेंटा हो सकते हैं। इन सब के पिक्चर्स गूगल खोल के आप देख लें। उसके बाद मतलब डिफरेंट साइज़ और फिजियोलॉजी, डिफरेंट साइज़ और शेप हो जाती है इसकी, जिसकी वजह से डिफरेंट फिजियोलॉजी और डिफरेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं उस प्लेसेंटा के। उसके बाद हमारे पास जेस्टेशनल कार्सिनोमा आ जाता है, ठीक है, कोरियो कार्सिनोमा। इसमें हमारे पास ये होता है कि ट्रोफोब्लास्ट जो है हमारे पास वो प्रोलिफरेट करता है और अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होती है उसकी, और उससे हमारे पास ये डिज़ीज़ डेवलप हो जाती है, ठीक है। हमारे पास जो है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है, वो एक बिल्कुल जो है ना पूरा सीरीज़ ऑफ लेजन्स प्रोड्यूस होते हैं छाले किस्म के, उनमें हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर्स भी पड़े होते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर्स हैं इन्वेड करेंगे डेसिडुआ बेजालिस को, वो ब्लड वेसल्स लिम्फेटिक्स के अंदर भी पेनिट्रेट करेंगे, वो मेटास्टेसिस भी करेंगे, ये लंग्स, बोन मैरो, लिवर, दूसरे ऑर्गन्स में भी जाएंगे। इन्हें अच्छी खासी उन्हें दवाई मचा देनी है। लेकिन अब एक अच्छी बात इसमें ये है कि अगर हम करें ना कीमोथेरेपी, ठीक है, तो ये अक्सर कैंसर कीमोथेरेपी से मर जाता होता है।